हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल की। ये हेयर फॉल जो 40s की एज में होता है, जब मेनोपॉजल एज होती है 45-50 के आसपास, तो उसके पहले जो हेयर फॉल शुरू होता है दैट इज़ पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल। तो इस हेयर फॉल में ये थोड़ा अलग होगा नॉर्मल हेयर थिनिंग से, नॉर्मल हेयर फॉल से, जो एक यंग एडल्ट को होता है, और इसलिए इसकी अप्रोच भी अलग होगी, इसके रीजंस अलग हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल होता क्यों है और कैसे आप एक डिफरेंट अप्रोच से इसको एड्रेस कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो कंज्यूम करके हेयर फॉल कम होगा, और क्या चेंजेस हो रहे हैं एक्चुअली, जिसमें आप क्या ट्रीटमेंट्स क्लिनिक में करवा सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पर भी कर सकते हैं जिससे पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके बारे में मैं डिटेल में आज बात करने वाली हूँ, और मैं आपको डिटेल में इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल एक्सपीरियंस किया है। तो सबकी अपनी लाइफ की जर्नी होती है, और उसकी वजह से हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से ये हेयर फॉल होता है, और अगर हम सही तरीके से उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इसमें डिनायल की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल है। 40s के आसपास जो भी हेयर फॉल हो रहा है वो पेरीमेनोपॉजल है, और उसके बाद लेट 40s में जो हो रहा है वो मेनोपॉजल हेयर फॉल है, और जब तक वो सही तरीके से एड्रेस नहीं होगा तो रिजल्ट्स उतने ग्रेटिफाइंग नहीं होंगे। मेरे केस में ये रहा कि मैंने कुछ 3-4 साल पहले एग्स फ्रीज कराने का सोचा, और तब मुझे इंजेक्शंस लगे एग्स फ्रीजिंग के टाइम पे, जो आप लोग से काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे अगर आपने एग फ्रीज कराए हैं या IVF के लिए ट्राई किया है। तो ये हार्मोनल इंजेक्शंस की वजह से और DHEA सप्लीमेंट्स जो मुझे दिए गए थे उस टाइम पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल हेयर थिनिंग हुई। और DHEA सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिनमें ये पता है सबको कि उसकी वजह से भी अलग से हेयर थिनिंग होती है। अब हार्मोनल चेंजेस नॉर्मली भी 40 प्लस की एज में हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स थोड़े कम हो जाते हैं, और कंपैरेटिवली मेल हार्मोन्स थोड़े बढ़ जाएंगे, और थायराइड चेंजेस भी हो रहे होते हैं उसी टाइम पे, और स्ट्रेस लेवल्स अगर आपकी ज़्यादा हो, जैसे मेरी स्ट्रेस लेवल्स कुछ ज़्यादा थी। ऑफकोर्स एग फ्रीजिंग एक अलग प्रॉब्लम थी, और साथ में माई मॉम पास्ड अवे अ ईयर बैक, तो उसकी वजह से भी ये सारा स्ट्रेस लेवल आपके हेयर में रिफ्लेक्ट करता है, धीरे धीरे थिनिंग हो जाती है, और बाल बिल्कुल बेजान लगेंगे, ड्राई फ्रिजी ब्रिटल होंगे। और मेल पैटर्न हेयर फॉल जो होता है उससे ये थोड़ा सा अलग होता है, इस सेंस में कि मेल्स में आप देखेंगे रिसीडिंग हेयर लाइन, और फीमेल्स में आप देखेंगे कि पार्टिंग धीरे धीरे वाइड हो रही है, और बाल कमज़ोर हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं। काफ़ी बार लोग ये भी सोचते हैं कि हम केराटिन ट्रीटमेंट बहुत करा रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है, या हम हेयर कलरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या हम हेयर अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे बाल फ्रिजी और ब्रिटल हो रहे हैं। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो उससे तो नुकसान जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन साथ में हार्मोनल हेयर थिनिंग में एक्चुअली होता ही ये है कि आपके बाल बिल्कुल थिन, फ्रिजी, ब्रिटल, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो डायमीटर में कम हो रहे हैं। तो जब वो डायमीटर में कम होंगे तो वो पतले होते जाएंगे, और अल्टीमेटली वो ग्रो करना ही बंद कर देंगे। सो बेसिकली हेयर फॉलिकल ही श्रिंक हो रहा है, और हेयर फॉलिकल जब श्रिंक होगा तो उसमें से हेल्दी हेयर नहीं ग्रो करेगा, और ब्लड सप्लाई कम हो रही है हेयर फॉलिकल में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके लिए आपको अलग से कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करें, और ऐसे सप्लीमेंट्स जो ब्लड सप्लाई बढ़ाएं आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल को, कि मिनिएचराइजेशन और उसकी श्रिंकिंग को कम करें। तो ऐसे में सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स रहेंगे फाइटोएस्ट्रोजेंस। देखिए, आयरन, विटामिन डी, B12, ये सारी चीज़ें तो आपने एड्रेस करनी है। बायोटिन सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ बायोटिन की डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा, तो अकेले बायोटिन सप्लीमेंट्स खा के आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। और अभी तक आप समझ चुके होंगे, अगर आपको हार्मोनल हेयर थिनिंग हुई है, पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग हुई है, बायोटिन सप्लीमेंट्स आप लेके देख चुके हैं, तो आपको समझ आएगा कि बायोटिन सप्लीमेंट्स अलोन आर नॉट गोइंग टू हेल्प। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस ले सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, और ये सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्मोनल टैबलेट्स किसी वजह से खाने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो फाइटोएस्ट्रोजेंस ले सकते हैं। और ये इसमें सबसे अच्छी जो सप्लीमेंट्स हैं वो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा बहुत ही पॉपुलर एक फाइटोएस्ट्रोजन है, और इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं कि आप जब ये लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो ये हेयर फॉलिकल की मिनिएचराइजेशन को कम करेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, उससे हेयर बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा। ऑफकोर्स अश्वगंधा अकेले लेने से पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग पूरी तरह से तो एड्रेस नहीं होने वाली, तो अश्वगंधा के अलावा फिर और बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस एक पूरी फैमिली है, इसमें सोया आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, इसमें फ्लैक्स सीड होती है, और सनफ्लावर सीड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, जो कि उन लोगों के लिए अच्छी हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है कि उन्हें हार्मोनल टैबलेट्स लेनी पड़े। वो लोग जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में कुछ सप्लीमेंट्स ट्राई करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली अभी तक समझ
चुके हैं कि बायोटिन सप्लीमेंट्स अलोन आर नॉट गोइंग टू हेल्प, विटामिन डी, B12 ऑब्वियसली लेने से नहीं फायदा होगा। यहाँ पे ये मेंशन भी करूंगी कि अगर थायराइड इशू है तो थायराइड की टैबलेट अलग से लेनी पड़ेगी। तो हम इसको एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रखेंगे, जिसका मतलब है कि कोई एक चीज से अकेले फायदा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हम करेंगे जिससे धीरे धीरे आपको अपनी हेयर थिनिंग में भी फर्क दिखे और हेयर फॉल रुके, हेयर जो कमज़ोर था वो थोड़ा सा थिक हो और हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो और धीरे धीरे आपकी डेंसिटी भी इंप्रूव हो। तो अश्वगंधा तो एक बहुत ही अच्छा फाइटो ईस्ट्रोजन है पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग के लिए, और काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे न्यूट्रोफॉल में भी अश्वगंधा काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। जो ये ब्रांड्स वो हैं जो पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्दो न्यूट्रोफॉल के बाकी इंग्रेडिएंट्स मुझे उतने इंप्रेसिव नहीं लगे, और इंडिया में अब ऐसे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग के लिए जिसमें आपको अश्वगंधा अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक फाइटो ईस्ट्रोजन जो आपको पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग में काम करेगा वो है बीटा साइटोस्टेरॉल। तो बीटा साइटोस्टेरॉल ऐसे डिफरेंट है कि ये DHT को इनिबिट करता है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये हमें पता है क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हमने इस बारे में बहुत सारी बात की है। तो क्योंकि ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करेगा, इस वजह से ये हार्मोनल हेयर थिनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। तो बीटा साइटोस्टेरॉल ये करेगा, और उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हेयर फॉलिकल वीक हो रहा होता है और ब्लड सप्लाई कम होती है। और जब बीटा साइटोस्टेरॉल एक फाइटो ईस्ट्रोजन आप कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये हेयर थिनिंग रुकेगी और हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होगा, हेयर में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और अच्छा एक हेल्दी हेयर आप देख सकते हैं। और ओमेगा 3 के अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स, N-एसिटाइलसिस्टीन, ये भी हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने में और हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जब हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स अच्छे होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी में, तो काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया होगा अगर आप इस फेज से गुजरे हैं कि उस टाइम पे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है प्रेगनेंसी में। हेयर स्ट्रेंथन हो जाते हैं, बहुत हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है और हेयर ग्रोथ भी बहुत बढ़ जाती है। और उसी तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टॉप करने के बाद भी काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया है कि हेयर थिनिंग वापस से शुरू हो जाती है और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को स्टॉप करने के बाद। और अगर DHEA सप्लीमेंट्स लिए हैं या हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए हैं IVF के लिए, एग फ्रीजिंग के लिए, तो तब भी आपने देखा होगा कि हेयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, हेयर बहुत डैमेज हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आपके किसी और वजह से भी बाल ब्रिटल, फ्रिजी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट्स या हेयर कलरिंग या हेयर अप्लायंसेस यूज़ करने की वजह से, तो ये सारे सप्लीमेंट्स उसमें भी हेल्प करेंगे जो हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करते हैं। अश्वगंधा भी, और ओमेगा 3, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन C, ये सारे सप्लीमेंट्स लेने से हेयर ब्रेकेज भी कम होगी और जो हेयर ब्रिटल हो रहा है वो ठीक होगा, चाहे रीज़न कोई और भी हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी मैं डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूँगी अगर पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आपको प्लांट प्रोटीन ही हेल्प करेगा। तो पी प्रोटीन की अगर बात करें तो इसकी अच्छी बात यह है कि ये केराटिन बिल्ड करने में, कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इसलिए पी प्रोटीन आपको हेल्प करेगा। और सोया प्रोटीन जो होता है वो भी बहुत अच्छा रहेगा अगर पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग है, वो इसलिए क्योंकि ये DHEA लेवल को कम करता है, DHT लेवल को कम करता है। तो इस वजह से ये जो ईस्ट्रोजेनिक इसका माइल्ड इफेक्ट होता है उसकी वजह से ये पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग में बहुत अच्छा काम करेगा। तो कहना ये चाह रही हूँ कि वे प्रोटीन की जगह आप प्लांट प्रोटीन पे अगर स्विच करें तो वो भी इस तरह की हेयर थिनिंग में बहुत अच्छा काम करेगा। अब एक बात और जो यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं रोज़ ये फेस करती हूँ OPD में कि काफ़ी बार जब मैं बताती हूँ पेशेंट्स को कि ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है विच इज़ हार्मोनल हेयर थिनिंग, या ये पेरीमेनोपॉजल हेयर लॉस है विच इज़ अगेन हार्मोनल हेयर थिनिंग, तो काफ़ी बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि ये हमें तो कुछ ऐसा सिम्टम नहीं है क्योंकि हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं, या हमें तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो काफ़ी बार लोग रिपोर्ट्स करवा के लाते हैं और रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक होता है, हार्मोनल डिरेंजमेंट नहीं निकल के आती, अल्ट्रासाउंड में कुछ PCOD नहीं आ रहा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करें कि ये हार्मोनल हेयर थिनिंग है, पेरीमेनोपॉजल, या इवन इफ यू आर अ यंग फीमेल, तो एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, तो उतनी जल्दी आपका सोल्यूशन निकलेगा। और इसलिए ये बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि ये सारा कई बार आपके सेलुलर लेवल पे हो रहा है, आपके स्कैल्प के लेवल पे हो रहा है। नॉट एवरीबडी विद दिस काइंड ऑफ हेयर थिनिंग में शो अ हार्मोनल डिरेंजमेंट इन देयर ब्लड प्रोफाइल। तो आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तभी भी ये द डायग्नोसिस विल नॉट चेंज, दिस इज गोइंग टू रिमेन अ पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग, एंड द प्रॉब्लम इज
हार्मोन्स दैट आर सर्कुलेटिंग एट द लेवल ऑफ द हेयर फॉलिकल। तो हमें जिसकी वजह से सिर्फ ये सप्लीमेंट्स खाने से बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स घर पे करने होंगे या क्लिनिक में करवाने होंगे जिससे कि आपके उस जगह पर जहाँ पे हेयर फॉलिकल श्रिंक हो रहा है, जहाँ ब्लड सप्लाई कम हो रही है, हेयर फॉलिकल मिनिएचराइज हो रहा है, आपके हेयर फॉलिकल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट्स करने से आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग को अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी और हेयर अल्टीमेटली ग्रो करेगा। तो अब देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट्स क्या हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और कुछ वो ट्रीटमेंट्स जो आप क्लिनिक में करवा सकते हैं। अब इन ट्रीटमेंट्स में जो घर पे किया जा सकता है वो है सबसे पॉपुलर आपका डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर आप घर पे कर सकते हैं। जो भी आप सिरम्स लगा रहे हैं वो सिरम्स आप कम से कम हफ्ते में 2 बार 0.25 मिलीमीटर का डर्मा रोलर से शुरू करें ट्वाइस अ वीक और उसके बाद वो सिरम लगाएं। उससे ये होगा कि ये आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा और सिरम अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, सिरम की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी और वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो सिर्फ सिरम लगाने से आ रहे थे वो सिरम विद डर्मा रोलर से डेफिनेटली सुपीरियर रहेंगे। और सिरम्स की अगर बात करें तो आप घर पे जो सिरम्स लगा सकते हैं, ऑफकोर्स मिनॉक्सिडिल जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मिनॉक्सिडिल शुरुआत में बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मिनॉक्सिडिल लोशन लगाने से शुरुआत में बाल झड़ेंगे, फिर आपके बाल वापस आना शुरू होंगे और फिर आप किसी वजह से भी अगर मिनॉक्सिडिल लोशन छोड़ देते हैं तो जो बाल मिनॉक्सिडिल की वजह से आए थे वो फिर से झड़ जाएंगे और जब वो शेडिंग फेज होता है तो लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए मिनॉक्सिडिल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है। लेकिन और मिनॉक्सिडिल के अलावा जो सिरम्स अवेलेबल हैं वो रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन, कैराविस, ये सारे सिरम्स हैं जिसकी वजह से आपके बालों की डेंसिटी अच्छी होगी और शेडिंग फेज भी इन सिरम्स में नहीं होता। अब ये सिरम्स की अच्छी बात यह है कि ये सिरम्स वैसे भी अवेलेबल हैं और ये सिरम्स में साथ में आपको फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड के साथ भी ये सिरम्स अवेलेबल हैं। तो फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड वो सप्लीमेंट्स हैं जो हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस में भी बहुत देते हैं और ये भी वो सप्लीमेंट्स हैं जिनमें एंटी एंड्रोजन इफेक्ट है और जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में, पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो फॉर समबडी हु डज नॉट वांट टू टेक फिनास्ट्राइड टैबलेट्स तो उनके लिए ये वाले रिडेंसिल, प्रोकैपिल वाले हेयर सिरम्स अवेलेबल हैं आजकल बहुत अच्छे फॉर्मुलेशंस में, जिनमें रिडेंसिल, प्रोकैपिल के साथ एराकिडोनिक एसिड, कीटोकोनाजोल, विटामिन डी और साथ में आपको फिनास्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड भी मिलेगा जो कि आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लोकल एप्लीकेशन के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कुछ घर पे भी एफर्ट करना है और कुछ आपको क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स कराने हैं ताकि हम एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकें। तो एट होम ट्रीटमेंट्स और एट होम डिवाइसेस में एक और ट्रीटमेंट जो बहुत अच्छा काम करेगा वो है LLT यानी लो लेवल लेजर थेरेपी। ये कैप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, लेजर कोम्स के फॉर्म में अवेलेबल है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे काम करता है, आपके सेल के लेवल पे काम करता है और सेल रिपेयर, सेल रिजनरेशन करेगा, सेल्स को एक्टिवेट करेगा और जो आपके सेल्स, हेयर फॉलिकल्स डोर्मेंट हैं और ग्रो नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज में हैं, उनको ये एनाजन फेज में शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से आपकी हेयर की डेंसिटी बढ़ेगी। जब आप फ्री हैं, आपके पास ये 10 मिनट के लिए आपको ये कैप पहननी है, बहुत आसान है और ये प्रूवन है कि ये हार्मोनल हेयर थिनिंग में बहुत अच्छा काम करता है, मेल या फीमेल हार्मोनल हेयर थिनिंग में। ऑब्वियसली अगर किसी और तरह की हेयर थिनिंग है, किसी को आयरन डेफिशिएंसी से हेयर थिनिंग हो रही है या थायराइड इशू से हेयर थिनिंग हो रही है तो आपको वो पर्टिकुलर कॉज को अलग से एड्रेस करना होगा। तो अब ये तो बात हुई उन ट्रीटमेंट्स की जो आप घर पे कर सकते हैं। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ चीज़ें जो आप को हेल्प करेंगी वो है मिनॉक्सिडिल लोशंस, मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स। मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स आजकल अवेलेबल हैं तो ये ज़्यादा आसान है मिनॉक्सिडिल लोशन के मुकाबले, लेकिन इसमें जो शेडिंग फेज है वो जो मिनॉक्सिडिल लोशंस में होता है वो मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स में भी होता है। इसके अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन और फिनास्ट्राइड टैबलेट्स हैं जो कि हार्मोनल टैबलेट्स हैं जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में, पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग में बहुत अच्छा काम करती हैं और अब तो स्पाइरोनोलैक्टोन की ऐसी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जो मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स के कॉम्बिनेशन में हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स जो आप क्लिनिक में करवा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो PRP आपने बहुत सुन लिया, बहुत करवा लिया और PRP उतना अच्छा काम नहीं करता और थोड़ा प्रिमिटिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद अब एक आया है ट्रीटमेंट GFC जो कि PRP से थोड़ा सुपीरियर है क्योंकि इसमें हम आपके ब्लड में से, प्लेटलेट्स में से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं तो रिजल्ट्स आर सुपीरियर। अब एक ट्रीटमेंट जो बहुत ही अच्छा है जिसमें आपका ब्लड भी लेने की जरूरत नहीं है वो है फॉलिक्यू। तो फॉलिक्यू एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है जिसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट, स्टेम सेल्स, हेयर बूस्टर्स के कॉकटेल्स हैं जो स्कैल्प में बहुत सुपरफिशियली इंजेक्ट किए जाएंगे और जो इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहते वो डर्मा पेन से भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्लिनिक में और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स होने की वजह से
हमारा हेयर फॉलिकल जब स्ट्रेंथन होगा तो डेंसिटी इंप्रूव होगी। अब फॉलिक्यू के अलावा एक ट्रीटमेंट और जो बहुत अच्छा है वो है एक्सोसोम्स। तो एक्सोसोम बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, लगाने के फॉर्म में भी एक्सोसोम अवेलेबल हैं, स्किन के लिए भी हैं, हेयर के लिए भी हैं, और अब थर्ड जनरेशन एक्सोसोम्स भी आ गए हैं। ये एक्सोसोम्स ऐसे हैं कि ये सिग्नल्ड होते हैं और ये एक पर्टिकुलर कॉज, एक पर्टिकुलर एक्शन की तरफ ड्रिवन होते हैं। तो ये आपके सेल को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, हमें हेयर फॉल को रोकना है, हमें ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, हमें न्यूट्रिशन हेयर फॉलिकल में बढ़ाना है, फॉलिकल को रेस्टिंग फेज से हटा के एनाजन फेज में लेके जाना है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करनी है। ये सारे सिग्नल्स ये एक्सोसोम्स आपके हेयर फॉलिकल को देंगे। तो ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं और इस तरीके से एक्सोसोम का रिजल्ट फॉलिक्यू के रिजल्ट से या किसी भी और चीज़ के रिजल्ट से अलग रहेगा। और लाइक आई सेड, हमें मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच रखनी है क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब हम बात करते हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स की जो आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, अब बहुत ही ज़्यादा अगर डैमेज हो चुका है, आप थोड़े लेट हो गए हैं अपनी प्रॉब्लम को असेस करवाने में और आप लेट रियलाइज कर रहे हैं कि अब ये बायोटिन हेल्प नहीं करेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में अब आप क्या करवा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग हो चुकी है तो आपके लिए ऑप्शंस हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन और हेयर ट्रांसप्लांट के। हेयर ट्रांसप्लांट आपका बहुत अलग होगा क्योंकि मेल और फीमेल का हेयर ट्रांसप्लांट अलग होता है, उनका हेयर थिनिंग का पैटर्न भी अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मेल्स में हेयर लाइन रिसीड करती है और फीमेल्स में पार्टिंग वाइड होती है, और इस वजह से फीमेल्स का हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल अलग होगा और हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आपके साथ में अंडरलाइंग इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए हेयर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली तब जब बाकी सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं या आप बहुत ही लेट स्टेज पे आए हैं और आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट की बात हुई। और जैसे मैंने बताया स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, जिनके थोड़े बहुत पैचेस हैं वो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन भी करवा सकते हैं। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जैसे हम टैटू बनाते हैं हाथ पे या पैर पे, उसी तरह से वो टैटू पिगमेंट आपके स्कैल्प में डाला जाता है, माइक्रो नीडलिंग की जाती है और वो परमानेंट होता है। लंबे समय तक उसका रिजल्ट रहेगा। आपके हेयर कलर के हिसाब से वो पिगमेंट आप डलवा सकते हैं जो कि कैमोफ्लाजिंग इफेक्ट देगा, और फिर जहाँ भी वो थिनिंग है आपकी हेयर लाइन में, आपके साइड से बाल हल्के हो रहे हैं या आपकी पार्टिंग वाइड हो रही है, उस जगह पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग है वहाँ पे आपके डॉक्टर पिगमेंट इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि जिससे कि वो कैमोफ्लाज इफेक्ट से आपके बाल घने लगें, आपके बालों में डेंसिटी नजर आए। तो अब जल्दी से कुछ मिसकंसेप्शंस हार्मोनल हेयर थिनिंग को लेके मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को लेके और पेरीमेनोपॉजल हेयर थिनिंग को लेके। तो बायोटिन अकेले हेल्प नहीं करेगा, गमीज काम नहीं करती, गमीज सिर्फ मेंटेनेंस के लिए होती हैं। ऑयलिंग से कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत रोजमेरी ऑयल काम करता है, लेकिन इस केस में रोजमेरी ऑयल अकेले काम नहीं करेगा। और ऑयलिंग अकेले आप कर रहे हैं अगर कि आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल या कुछ भी लगा रहे हैं तो वो हेल्प नहीं करेगा। इसके अलावा काफ़ी बार पेशेंट्स मुझसे क्लिनिक में पूछते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है। डेफिनेटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल ऐसे कहूँगी कि ये वो वाला हेयर लॉस नहीं है जिसमें आपका हेयर फॉलिकल पूरी तरह डैमेज हो जाए, स्कारिंग हो जाए। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हेयर फॉलिकल मिनिएचराइज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो ऑब्वियसली एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट्स डेफिनेटली ग्रेटिफाइंग होंगे, लेकिन बाल कभी भी हो सकता है वो ना हो पाए जो आपके 10 साल पहले थे, क्योंकि अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस हम कुछ नहीं कर सकते, वो चलता रहेगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ हद तक ये रिवर्सिबल है, मतलब मेहनत करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। इसके अलावा स्मोकिंग से, क्योंकि मेल हार्मोन लेवल्स बढ़ती हैं, स्मोकिंग से हेयर फॉलिकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफेक्ट होता है, फॉलिकल डैमेज होता है। इस वजह से हार्मोनल हेयर थिनिंग भी स्मोकिंग से बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।